हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लीगल मेथड्स एंड कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इसे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था। एक बार वापस आ जाओ जो हमने पढ़ा है। तो मैम अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। हम अपने इंडियन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़े थे? हमने 4 टाइप्स ऑफ पीरियड पढ़े थे। कौन कौन से पीरियड पढ़े थे? एंशियंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड एंड देन हमारा इंडियन लीगल सिस्टम। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंशियंट पीरियड। अब एंशियंट पीरियड में भी हमने क्या देखा था कि वो राजे महाराजे का पीरियड होता था। उसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से कोर्ट? खुला, श्रेणी, गाना, अधिकृता, ससीता, अन्नरीपा। ये चारों कोर्ट क्या करते हैं, इनमें केस कैसे डील किए जाते हैं, कौन से केस इन कोर्ट्स में जाते हैं, वो सब हमने डिटेल में अपना फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। देन हमने पढ़ा था मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड कौन सा था? जब मुगलों ने इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया था। एंशियंट पीरियड के बाद जब मुगलों ने हमला किया था, वो था हमारा मेडिएवल पीरियड। अब मेडिएवल पीरियड में भी हमने 3 तरह के कोर्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहले चीफ कदी, देन काजी उल कजर एंड कदीर अस्कर। अभी ये तीनों कोर्ट कौन कौन से केस हैंडल करते हैं, कौन से केस इन कोर्ट्स में जाते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, ये सब भी हमने डिटेल में पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में भी हमने 3 तरह के अगेन कोर्ट पढ़े। मयूर कोर्ट, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की अदालत एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एक्ट। फिर हम हमारे अपने इंडियन पीरियड के ऊपर, इंडियन पीरियड की जो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि इंडियन लीगल सिस्टम क्या था, वो हमने अपना लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन सिस्टम में कोर्ट कौन कौन से हैं। जैसे अपने हर पीरियड में, अपने तीनों पीरियड में कोर्ट सिस्टम पढ़ा रहा, अभी इंडियन पीरियड आया तो इंडियन सिस्टम के भी कोर्ट पढ़ेंगे। बस उसका एक डिफरेंट चैप्टर बना दिया गया उसे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ो इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? द जुडिशरी इन इंडिया इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर्स लॉज आर फॉलोड। अभी इस एक एक लाइन का हम मतलब समझेंगे। इंडिया की जुडिशरी, इंडिया की जो लीगल सिस्टम है, वो कैसे है, हमारा कोर्ट सिस्टम कैसा एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, लीगल डिस्प्यूट्स मतलब जो भी हमारे लीगल मैटर्स को लेके झगड़े हैं, वो सारे हम रिजॉल्व कर सके और जो हमने लॉज बनाए हैं उसे हम प्रॉपरली फॉलो करवा सके लोगों से। अब इसकी अगर मैं एक अच्छी सी एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा घर। ठीक है, इस घर में रहते हैं हमारे चिंटू और इस घर दूसरा बेटा रहता है इस घर में हमारा पिंटू। ठीक है, ये 2 बच्चे रहते हैं इस घर में, चिंटू एंड पिंटू। चिंटू की एज है 6 years एंड पिंटू की एज है 12 years। और ये है इनकी मम्मी, ये है हमारी मम्मी। ठीक है, मम्मी मार्केट जाती है और मार्केट से लेके आती है चॉकलेट का बॉक्स। बहुत सारी चॉकलेट्स होती है इस चॉकलेट के बॉक्स में। मम्मी ने चॉकलेट का बॉक्स लाके रख दिया किचन में एंड चिंटू और पिंटू को बोला कि तुम रोज की एक एक चॉकलेट ही खा सकते हो। ठीक है, मम्मी ने चॉकलेट का बॉक्स लाके रखा, या ऐसे समझो मम्मी ने नहीं, पापा ने चॉकलेट का बॉक्स लाया। और अगर इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है हमारे पापा। ठीक है, ये देखो मूछें भी आई हुए हैं। हमारे पापा लेके आई एक चॉकलेट का बॉक्स, बहुत बड़ा चॉकलेट का बॉक्स लेके आए, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स थी हमारे पास। पापा ने मम्मी को बोला कि रोज बच्चे एक एक चॉकलेट खाएंगे, एक चॉकलेट से ज्यादा बच्चे चॉकलेट नहीं खा सकते। चिंटू रोज की एक चॉकलेट खाएगा और पिंटू रोज की एक चॉकलेट खाएगा। ठीक है, पापा ने लॉ बना के मम्मी को ये बता दिया। पापा ने क्या लॉ बनाया कि रोज की एक चॉकलेट खाएगा चिंटू और पिंटू। यहाँ पे क्या बन गया हमारा? लॉ बन गया, 1 चॉकलेट पर डे। ठीक है, एक चॉकलेट चिंटू खाएगा और एक चॉकलेट पिंटू खाएगा। पापा ने बच्चों को बोल दिया कि चिंटू तुमने रोज एक चॉकलेट खानी है और पिंटू तुमने रोज एक चॉकलेट खानी है। ठीक है, मम्मी ने उठा के किचन डब्बे में रख दिया। रोज चिंटू जाता था एक चॉकलेट लेता था, पिंटू जाता था एक चॉकलेट लेता था, जब उनके दिल करता था तब खा लेते एक चॉकलेट, फिर उसके बाद वो नहीं खा सकते थे दोबारा। एक दिन हमारे पिंटू ने मारी होशियारी। उसने क्या किया, वो किचन में गया और 2 चॉकलेट छुपके छुपके चुरा के खा ली, क्योंकि ना पापा घर पे थे ना मम्मी घर पे थे। अब जब मम्मी घर पे आई तो चिंटू है हमारा 6 साल का। मम्मी ने यहाँ पे स्लैब पे डब्बा रखा हुआ है, चिंटू हमारा है छोटा, तो इसका हाथ तो वहां तक जाता नहीं है। तो जब मम्मी घर पे आई, चिंटू ने बोला मम्मी मेरे को ना एक चॉकलेट दे दो, मेरी चॉकलेट बाकी है आज वाली। तो मम्मी ने चॉकलेट के बॉक्स में चॉकलेट गिन के रखी हुई थी। जब पापा लेके आए थे तब उसमें 10 चॉकलेट्स थी। ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं, दोनों ने रोज 2-2 चॉकलेट हमारी खा ली है, 2-2 4 चॉकलेट हमारी खा चुके हैं
और अभी मेरे पास बची होनी चाहिए थी 6 चॉकलेट। ठीक है, मम्मी ने जब चिंटू को देने के लिए चॉकलेट का बॉक्स खोला तो उसमें हमारी सिर्फ बची थी 4 चॉकलेट। मम्मी कहती कि बेटा आज वाली 2 चॉकलेट तो खा चुके हो, यानी कि तूने भी चॉकलेट खा ली और पिंटू ने भी चॉकलेट खा ली है, क्यों होशियारी मार रहे हो मेरे को, है? तो फिर चिंटू रोने लग जाता है। चिंटू कहता है मम्मी मैंने तो चॉकलेट खाई ही नहीं भाई, मेरा तो हाथ ही नहीं जाता ऊपर, कैसे खाई होगी? मम्मी कहती है तूने पिंटू को कह के खाई होगी, पर झूठ मत बोलो। चिंटू वहां पे बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। फिर मम्मी बुलाती है पिंटू को। मम्मी पूछती है कि पिंटू तुमने क्या चॉकलेट खाई? तो पिंटू कहता है नहीं मम्मी मैंने तो अपने हिस्से की ही चॉकलेट खाई है, चिंटू ने खाई होगी। तो मम्मी कहती है कि भाई चिंटू के तो हाथ ही नहीं ऊपर जाते हैं। तो मम्मी बैठाती है अपना कोट। कोट में फिर क्या करती है मम्मी? मम्मी पूरा देखती है कि चिंटू के तो हाथ ही नहीं ऊपर जाते हैं, वो खुद से नहीं खा सकता है। पिंटू कह रहा है कि मैंने एक ही खाई है और मैंने चिंटू को भी नहीं दी है। तो दैट मीन्स कि पिंटू झूठ बोल रहा है, पिंटू ने ही हमारी 2 चॉकलेट्स खाई हैं। और मम्मी पिंटू को पनिशमेंट देगी और चिंटू को 1 चॉकलेट देगी, और पिंटू को पनिशमेंट देती है कि अभी तू कल का दिन कोई चॉकलेट नहीं खाएगा। तो क्या हुआ इस एग्जाम्पल से आप क्या समझते हो कि पापा ने जो लॉ बनाया उसे इन्फोर्स किसने किया? मम्मी ने किया, है ना? जो पापा ने लॉ बनाया और लागू कर दिया, उसके बाद जो डिस्प्यूट आ रहा था उस लॉ को लेके, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट आ रहा था, झगड़ा आ रहा था, उसे सॉल्व किसने किया? हमारे कोर्ट ने उसे सॉल्व किया प्रॉपरली, और जो पापा ने लॉ बनाया है उसे इन्फोर्स करवाया। ठीक है, समझ आया? तो यही पहली लाइन में हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ फटाफट अपने टेक्स्ट पे। जुडिशरी इन इंडिया इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट, जो हमारे लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करती है और इंश्योर करती है कि जो लॉ बनाया है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जहां पे नहीं फॉलो हो रहे होते तो कोर्ट उसे इन्फोर्स करवाती है। ठीक है, समझ आया? It acts as a final authority on legal matters for individuals, business and even governments. क्या बोल रहे हैं कि जो कोर्ट होता है ना वो हमारा फाइनल अथॉरिटी होता है। एक बार जो हमारे कोर्ट ने डिसीजन बता दिया, अब मेरे को एक बार बताना कि फाइनल अथॉरिटी कौन होता है, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताना। फाइनल अथॉरिटी होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बार डिसीजन बना दिया वो हमारा एप्लीकेबल हो जाता है एज अ लॉ। ठीक है, वो हर इंडिविजुअल को मानना पड़ता है, हर बिजनेस को मानना पड़ता है एंड इवन गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम गवर्नमेंट गवर्नमेंट थोड़ी लड़ेंगी, उनका डिस्प्यूट थोड़ी जाएगा कोर्ट में। तो बेटा गवर्नमेंट्स में भी लड़ाई होती है, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई, दो स्टेट की गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई, लेट्स से पंजाब एंड यहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई, तो ये गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई ना दो किसी भी चीज को लेके, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है ये। या फिर स्टेट और सेंटर में लड़ाई हो गई है, तो ये वाले डिस्प्यूट्स भी कोर्ट में जाते हैं, और जो कोर्ट बोल देता है वही सबको मानना पड़ता है। मतलब हमारी जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है। क्या है ये? हमारी फाइनल अथॉरिटी है, जिसके डिसीजन सबको मानने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हाईलाइटिंग वाला हम काम कर लेते हैं। क्या क्या हाईलाइट करने की जरूरत है हमें? देखो, इट एक्ट एज अ फाइनल अथॉरिटी ऑन लीगल मैटर्स। सिर्फ इतना हाईलाइट करने की जरूरत है कि अगर बाई चांस आपको पूछ जाए जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, आवर कोर्ट सिस्टम इज द डैश अथॉरिटी इन लीगल मैटर्स, तो आपको क्या लिखना है? फाइनल अथॉरिटी। अब चलते हैं अपने कोर्ट्स की हायरार्की पे। अब आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया तो होगा, अगर किसी बच्चे को पता है कि हमारे कोर्ट्स की हायरार्की क्या है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हमारे कोर्ट की हायरार्की रहती है, सबसे पहले हमारा आता है सबोर्डिनेट कोर्ट, सबसे छोटे कोर्ट आते हैं। फिर उसके ऊपर हमारे आते हैं हाई कोर्ट, देन उसके भी ऊपर हमारे आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ये हमारी हायरार्की रहती है। क्या रहती है? सबोर्डिनेट कोर्ट्स। सबोर्डिनेट कोर्ट्स में भी बहुत सारे कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, मैजिस्ट्रेट आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ऊपर ऊपर से जो हायरार्की वो ऐसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे, उनके ऊपर आएंगे हमारे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो अभी इन्हें सबको डिटेल में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। वही सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया ना वही फाइनल होता है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट्स याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इट वॉज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कौन से आर्टिकल के अंडर बनाया गया था? आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो चीज इसमें याद रखने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट सेटअप कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एंड ये कौन से आर्टिकल के अंदर बनाया गया था? आर्टिकल 124 सबसेक्शन 1 के अंदर ये हमारा बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में से इस्टेब्लिश हुआ था ना, अब आपको पता है कि कोर्ट्स में जजेस बैठते हैं। बिल्कुल मैम, कोर्ट्स में जजेस बैठते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बना ही था ना, उस टाइम में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस थे टोटल। कितने जजेस थे? 8 जजेस थे।
जिसमें से एक था हमारा चीफ जस्टिस एंड 7 थे हमारे एसोसिएट जज। अब मैम चीफ जस्टिस क्या होता है और एसोसिएट जज क्या होता है? चीफ जस्टिस मतलब जो हमारा हेड रहता है, हमारे कोर्ट का हेड रहेगा, दैट इज वन पर्सन इज चीफ जस्टिस। और उसके साथ जो मेंबर्स बेंच में बैठते हैं उसे हम कहते हैं एसोसिएट जज। अब मैम बेंच क्या होता है? आपने एक वर्ड बोला ना, जो उसके साथ मेंबर्स बैठते हैं बेंच में। व्हाट इज बेंच? बेंच मतलब बच्चे जो कोर्ट का एक बेंच होता है हमारा, जहाँ पे हमारे जजेस बैठते हैं, 4-5 जजेस बैठते हैं इकट्ठे, वो हमारे किसी भी लीगल डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए बैठते हैं, दैट इज आर बेंच। जब आप कोई शॉर्ट वीडियो भी लगाओगे ना कोर्ट का सीन की, तो वहां पे देखना ऐसे होता है, और यहाँ पे ऐसे जजेस बैठे होते हैं, ये हमारा होता है बेंच। अलग अलग लेवल का बेंच बनता है अलग अलग केस को हैंडल करने के लिए। सबसे ज्यादा बड़ा जो बेंच रहा था अभी तक का, वो हमारा केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस लो है ना, जो मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे बड़ा बेंच लगा था। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे हमारे पास 8 जजेस थे, जिसमें से एक था हमारा चीफ जस्टिस एंड उसे सपोर्ट करने के लिए 7 थे हमारे पास एसोसिएट जजेस। बट आज की डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस है, जिसमें से अगेन 1 है हमारा चीफ जस्टिस एंड 33 है एसोसिएट जजेस। चीफ जस्टिस तो एक ही रहेगा, हेड तो भाई एक ही होता है, 2-3 ही ना हो सकते हैं, तो चीफ जस्टिस तो एक ही होता है, बाकी कितने हो जाते हैं आपके एसोसिएट जजेस हो जाते हैं। तो इसमें यही याद रखने वाली चीजें हैं, फिर से हाईलाइट कर लेते हैं हम अपना पोर्शन। जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था तब हमारे पास थे 8 जजेस इन टोटल, जिसमें से एक चीफ जस्टिस था एंड 7 एसोसिएट जजेस थे, जब फर्स्टली एस्टैब्लिश हुआ था तब। और आज की डेट में हमारे 34 जजेस हैं इन टोटल, जिसमें से एक चीफ जस्टिस है एंड 33 एसोसिएट जजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारे से यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी है। ये देखो, हायरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट सिस्टम, सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ये है आपकी हायरार्की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 124(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर बना है? 124(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखने वाली चीज है, तो हमने यहाँ पे लिखी है। सेटअप डेट क्या थी सुप्रीम कोर्ट की? हमारी 26 जनवरी 1950 हमारी सेटअप डेट थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर उसके बाद आते हैं जजेस। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इस्टेब्लिश हुआ था तब वहां पे थे 8 जजेस, और आज की डेट में है टोटल 34 जजेस। अब इन जजेस की बाइफर्केशन कैसी है? एक है हमारे पास चीफ जस्टिस और बाकी हमारे पास एसोसिएट जजेस। चीफ जस्टिस मतलब हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एसोसिएटेड जजेस मतलब अदर जजेस ऑन द बेंच। हमारे बेंच पे और जितने भी जजेस हैं दैट इज एसोसिएट जजेस। अब जब सुप्रीम कोर्ट बना था व्हेन एस्टैब्लिश, तो एक ही चीफ जस्टिस था और 7 थे हमारे एसोसिएट जजेस। और आज की डेट में एक चीफ जस्टिस है और 33 है हमारे एसोसिएट जजेस। ठीक है, ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या है मैम, क्या क्या पावर इंजॉय करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या अथॉरिटी है उसके पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के लिए हमें कोर्ट की जो पावर पड़ते हैं उसे हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ऐसे आपको पूछ सकता है। तो पावर को हम और क्या कह सकते हैं? जुरिस्डिक्शन। जो कोर्ट्स की पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास 4 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है। कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास? 4 जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी 2, ऐसे मतलब आप मोटी मोटी अगर बाइफिकेशन करना चाहो तो 3 जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें से फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी 2 जुरिस्डिक्शन आते हैं, एक हमारा आता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सेकंड आता है रिट जुरिस्डिक्शन। फिर हमारे पास आता है एफिलिएट जुरिस्डिक्शन एंड लास्ट हमारे पास आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये 4 जुरिस्डिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी हम इन्हें डिटेल में समझेंगे, ये जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, क्या पावर देते हैं ये जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहला फर्स्ट इंस्टेंस में केस कौन सा आ सकता है। जैसे आपको पता होगा ना कि आपके कोर्ट सिस्टम कैसे चलता है, कि अगर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है तो आप अपने हाई कोर्ट में जाते हो, वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है तो आप अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाते हो। ऐसा आपका सिस्टम रहता है, इतना तो सबको बेसिक नॉलेज होगी, है ना। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं, हमें नीचे वाले कोर्ट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट ना हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है,
वो इतनी वेली नहीं है आपके लल्लू पंजू केस भी आपके हैंडल करते बैठेगी, है ना। आपका छोटा सा फैमिली डिस्प्यूट हो गया लैंड को लेके, आप वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास करने को बहुत काम है भाई, उसे लॉ बनाना है, उसे लॉ को इंटरप्रेट करना है, बहुत बड़े बड़े काम है सुप्रीम कोर्ट के पास करने के लिए। तो इसलिए डायरेक्टली आप छोटे छोटे केस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लेके जा सकते हो। तो मैम ऐसे कौन से केस हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, केसेस विच कैन ओनली बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं। मतलब एक तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और दूसरे आते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दो जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बताया ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमारे पास है दो जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन एंड एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब वो केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकता है, सबोर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट उन केसेस को हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, अब आप बताओ ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकता है, हाई कोर्ट उन केसेस को हाथ भी नहीं लगा सकता है। कौन से केसेस होते हैं ऐसे, बेटा जी, दो स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, दो स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, तो क्या उसे हाई कोर्ट हैंडल करने बैठेगा? नहीं मैम, हाई कोर्ट तो ऑलरेडी किसी स्टेट का होता है। तो अगर दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई है तो हाई कोर्ट उसे कैसे हैंडल करेगा? हाई कोर्ट नहीं हैंडल कर सकता है। तो उस केस को कौन हैंडल करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। एक स्टेट या और साथ में एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई है, इसे कौन हैंडल करेगा? इसे भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। भाई गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए हमें हाईएस्ट अथॉरिटी ही चाहिए, कोई छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं हैंडल कर सकती है गवर्नमेंट को। तो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट्स हमारा होता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट्स। अब ये देखो, इसकी यहाँ पे मैंने आपको बहुत बेस्ट सी एग्जाम्पल दे रखी है। एग्जाम्पल है मेरे पास कावेरी वाटर डिस्प्यूट, इसकी एग्जाम्पल है। अब देखो मैंने क्या बोला, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई है। अब कावेरी वाटर डिस्प्यूट ना दो स्टेट्स के बीच में था। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में? हमारी कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में हमारा ये डिस्प्यूट चल रहा था। कावेरी हमारी एक रिवर है, ये रिवर दो स्टेट्स के बीच में से होके जाती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में से हमारी ये रिवर होके जाती है। तो अभी जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा सिस्टम हुआ था कि अगर कोई रिवर दो स्टेट्स के बीच में होके जाती है तो उस रिवर को इक्वली दोनों स्टेट्स को पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो बेटे सबको चाहिए। तो इस कावेरी रिवर के ऊपर आपका क्या डिस्प्यूट चल रहा था, इसे डिटेल में समझना। कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में इसका डिस्प्यूट चल रहा था। कर्नाटका में वो रिवर ज्यादा आती थी, बट तमिलनाडु को भी पानी चाहिए था, क्योंकि तमिलनाडु को भी वही एक रिवर लग के जाती थी। तो तमिलनाडु ने डिमांड की थी हमें भी उस रिवर का पानी चाहिए। तो उसके लिए हमारी एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, CWMA, ये अथॉरिटी बनाई गई थी। और इस अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप लोग इसे ये जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है इसे इसको हैंडल कर लो। इस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दे दी थी। ठीक है, अब इस कमेटी के बनने के बाद इसने क्या डिसीजन सुनाया था कि कर्नाटका को 10,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर देना पड़ेगा तमिलनाडु को 12 से लेके 27 अगस्त तक। ठीक है, कर्नाटका ने वो मान लिया और कर्नाटका ने पानी ने दे दिया, तमिलनाडु को पानी दे दिया। उन्होंने लगातार 12 से लेके 27 अगस्त तक 10,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर तमिलनाडु को सप्लाई किया था। ठीक है, फिर 27 अगस्त को पानी सप्लाई करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद तमिलनाडु को पानी की और जरूरत थी, है ना, पानी उनके लिए इनफ नहीं था। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिर से एक डिसीजन निकाला कि 29 अगस्त को अगेन कर्नाटका को तमिलनाडु को पानी सप्लाई करना है। कितना? 5,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी सप्लाई करना है। बट इस बार कर्नाटका ने पानी सप्लाई करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि कर्नाटका में पड़ गया था ड्रॉट, तो वहां पे हर जगह पे सूखा ही सूखा था। तो कर्नाटका कह रही थी कि हमें भी पानी की जरूरत है, हमें पानी की इस टाइम पे जरूरत है। अगर हमने तमिलनाडु को पानी दे दिया तो हमारी कंडीशन ऑलरेडी खराब चल रही है और खराब हो जाएगी। तो कर्नाटका ने ये डिसीजन मानने से मना कर दिया था। तो ये था ये दो डिस्प्यूट्स के बीच में
लड़ाई, समझ आया कि दो डिस्प्यूट करिए, दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट था ये, तो समझ आया कैसे स्टेट्स आपस में लड़ सकती हैं, स्टेट्स भी कुछ मैटर्स को लेके आपस में लड़ती हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये केस लो, आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दी है। अभी ये केस तो डायरेक्टली जाता सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फाइल किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने ऑलरेडी एक अथॉरिटी बना रखी है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप ये केस लेके उन्हीं के पास जाओ। ठीक है, तो समझ में आया आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अभी आप ना हर कोर्ट के पास देखोगे, हाई कोर्ट के पास भी देखोगे आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होगी, इन द सेंस कि किसी भी गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो केस डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। देखो, एक्सक्लूसिव में हमने क्या पढ़ा कि जाएंगे ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे कौन से केसेस है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मतलब आप लोअर कोर्ट में भी जा सकते हो, चाहो तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, बट इफ यू वांट तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, वो होता है हमारा रिट जुरिस्डिक्शन। अब ऐसा कौन सा केस है, द केसेस व्हिच कैन डायरेक्टली बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, उसे हम कहते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना, कैन, यहाँ पे कैन वर्ड यूज किया है और यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया है। ठीक है, अब रिट जुरिस्डिक्शन हम समझते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा सा डायग्राम बना रखा है आपको रिट जुरिस्डिक्शन समझाने के लिए। ठीक है, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, मैंने इतना तो आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स देता है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज देता है, उन राइट्स को हम एंजॉय कर सकते हैं वाइल फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। ठीक है, ये बंदा रो क्यों रहा है भाई, ये बंदा इसलिए रो रहा है कि कह रहा है माई फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दी थी अपनी केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की, उसमें हमारी केशव नंदा भारती रो रही थी, ये यही अज्यूम कर लो कि ये है हमारी केशव नंदा भारती, तो ये रो रही है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। तो मैं इसके पास गई, मैंने बोला बहन रो मत, ये जो हमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 दे रखे है ना, उनमें एक आर्टिकल आता है 32, इस आर्टिकल 32 ने हमें राइट दे रखा है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं। इट गिव्स अस द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये जब हम अपना फंडामेंटल राइट वाला केस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं, उसे हम कहते हैं रिट इश्यू करना। हम रिट इश्यू करना मतलब रिट फाइल करना, पिटीशन नहीं किया हमने, क्या किया, रिट फाइल किया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में जो केस जाता है उसे हम कहते हैं रिट फाइल करना। तो हमें आर्टिकल 32 ने पावर दे दी है रिट फाइल करने की। देन ये केशव नंदा भारती अपनी पावर को यूज करेगी और रिट पिटीशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन सुनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, रिट। ठीक है, तो समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना केस सुनाया वो इन द फॉर्म ऑफ रिट सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या केस सुनाया था उस केस में, अपने केशव नंदा भारती के केस में, कि आप कुछ भी लॉ बना सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हो, बट टू द एक्सटेंट कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करो। ठीक है, तो रिट इज अ रिटन Writ is a written official order issued by the court in the form of warrant, direction, order, etc. ठीक है, मीनिंग क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट। और रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा रिट जुरिस्डिक्शन है, आप अपने फंडामेंटल राइट्स का केस लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर, क्लियर रिट जुरिस्डिक्शन भी। अब सेकंड हमारे पास आता है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। अब एपिलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एपिलिएट का मतलब अपील करना, ये देखो हमने यहाँ पे अपने पढ़े थे ना, यहाँ से जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे थे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में दो पढ़ लिए, रिट जुरिस्डिक्शन एंड एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब हम पढ़ेंगे एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। एपिलिएट का मतलब क्या होता है, अपील करना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपील से रिलेटेड कौन सी पावर्स हैं, अब आप देखो
तो केस सबसे पहले कहाँ जाता है? लोअर कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट से सब हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट से आए हुए केसेस को सुन सकती है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील होता है। अब इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ना हमारा माई बाप है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते हो आप, ऐसे समझो हमारी हायरार्की कैसे है। सबोर्डिनेट कोर्ट हो गए हमारे सिबलिंग, देन उसके ऊपर हाई कोर्ट हो गया हमारी मम्मी, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारे फादर साहब। ठीक है, ये होता है हमारा जो हायरार्की चलती है। अब आप हो 4 साल का छोटा, 4 नहीं चलो 6 साल का छोटा बच्चा हो आप, ठीक है, तो आप आपके 2 भाई बहन हो 6-6 साल के, आप में आपके बीच में हो जाती है लड़ाई, तो आप सबसे पहले जाओगे, आप अपने बड़े सिबलिंग के पास जाओगे, है ना। ये अगर लड़ाई नहीं सॉल्व कर पाया तो आप जाओगे हाई कोर्ट में, मम्मी के पास जाओगे, आपको मम्मी का डिसीजन भी सही नहीं लगा तो आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। अब पापा ने जो डिसीजन सुना दिया ना वो तो मानना ही पड़ेगा, अब नहीं तो निकलो घर से बाहर। ठीक है, तो ये रहता है हमारा हायरार्की। तो इसीलिए बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील है, आप इससे ऊपर जाके अपील कर ही नहीं सकते हो भाई, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील है ये हमारा। A person can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court। अब पर्सन किसके डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। बट क्या मुंह उठा के कोई भी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके? मेरा हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया, मैं सोच रही हूँ कि चल यार चांस मार के देख लेते हैं, क्या पता सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और आ जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वेला बैठा है ये सब काम के लिए? नहीं मैम, सुप्रीम कोर्ट के पास करने को बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कौन सी अपील जा सकती है वो डिसाइड भी कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब ऐसे समझो कि मैं हाई कोर्ट में केस लड़ा, मेरे को हाई कोर्ट के डिसीजन सही नहीं लगे हैं, देन मैं ये अपील लेके जाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैं तभी जा सकता हूँ अगर मेरे को हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाती है। अगर हाई कोर्ट बोलता है कि ये केस फिट है आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, उसी केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वरना आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, ओके। अब बेटा मेरे को ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट में लोग केस लेके जाते ही क्यों है? क्या उन्हें हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो गलत लगता है इसलिए? नहीं बेटे, हाई कोर्ट के जजेस भी फालतू नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका जो डिसीजन है वो भी सही होता है। बट हमारा केस आगे इसलिए जाता है ताकि लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाती है। अब देखो, आप मेरे से लॉ पढ़ोगे, मैं उसे किसी और लैंग्वेज में समझाऊंगी, किसी और से लॉ पढ़ोगे वो उसे कुछ और इंटरप्रेट करके समझाएगा। ठीक है, तो लॉ को इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो लॉ बनाने वाला है उसने किस भावना से लॉ लिखा है वो समझना पड़ता है हमें। तो अभी ह्यूमन माइंड को समझना डिफिकल्ट होता है, कोई कुछ समझेगा कोई कुछ समझेगा, इसीलिए आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस केस में हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ ये वाला केस जो हमारा है ये आगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रेफर करता है, उस केस में वो उस केस को अलो कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब मेनली यहाँ पे केस चाहते हैं, आपने हैंग करने का सेंटेंस दे दिया, आपने बोल दिया कि इसे टिल डेथ हैंग कर दिया जाए, इस सेंटेंस के केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो भाई, सीधे मारने का दे दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि आप कौन से केसेस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और वैसे भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो ये था आपका एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट कौन सा जुरिस्डिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? नाम से देखो, सारे जुरिस्डिक्शन ना आपको नाम से समझ आएंगे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है। क्या बोली मैं? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है। कौन से एडवाइस दे सकता है मैम? देखो, प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द टू मैटर्स। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस दे सकते हैं 2 मैटर्स में। कौन से मैटर्स हैं? एक तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ बदलना चाहते हो, एडिशन डिप्लीशन करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हो ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हो। या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर है उसके रिलेटेड आप सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हो। आप कुछ ऐसा रूल बनाना चाहते हो, ऐसे लॉ बनाना चाहते हो जिसमें पब्लिक का वेलफेयर इन्वॉल्व है, उस केस में आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हो। सिर्फ इन्हीं 2 मैटर्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हो। आप इन द सेंस प्रेसिडेंट इन्हीं 2 मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अब
ना ही सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो जाके गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी, ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाके परमिशन ले, एडवाइस ले, ना ही प्रेसिडेंट ये बाउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगे। मतलब ऐसा समझो, कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को अपने इन मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी ही लेनी है। और बाई चांस अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे ही दी है तो वो बाउंड नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को माननी ही माननी है। तो क्या मैम मजाक चल रहा है यहाँ पे? बेवकूफ बना रहे हो आप। प्रेसिडेंट को भी मैंडेटरी नहीं है कि वो एडवाइस ले, और सुप्रीम कोर्ट को भी मैंडेटरी नहीं है कि वो एडवाइस दे। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि प्रेसिडेंट मेरे पास आया, मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट आया कहता कि मैं ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का एक मैटर है, मैं आपको आपकी एडवाइस लेना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया नहीं, मैं एडवाइस नहीं दूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मैं एडवाइस नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट मेरे को बाउंड ही नहीं है कि वो एडवाइस दे। और ना ही अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो ना ही वो प्रेसिडेंट को बाउंड है कि वो एडवाइस को माने। तो मैम ये प्रोविजन लिखने का मतलब क्या था? हमें टाइम पास के लिए बनाई है? मतलब किसी को भी मैंडेटरी नहीं है कि एक दूसरे की बात माने, तो फिर ये क्यों बनाया गया है? क्या रीजन है इसको बनाने का? तो ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अननेसेसरी लिटिगेशन जो बाद में आएगी उसे रिजॉल्व कर सको। जैसे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था। ठीक है, अगर वो वाले जो उन्होंने लैंड लॉज बनाए थे, उस लैंड लॉ को बनाने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेते तो सुप्रीम कोर्ट वहीं पे बोल देता कि इसमें ये वाली दिक्कत है, आप ऐसा करोगे तो उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, बाद में लोग लिटिगेशन लेके आएंगे और फिर हम आपका वो लॉ हटाने को बोल देंगे। तो ये पहले ही एडवाइस चली जाएगी ना। तो अगर वो प्रेसिडेंट उसी टाइम पे समझदार होता तो वो उसी टाइम पे मान लेता कि हाँ ठीक है, ये बाद में दिक्कत आने ही वाली है। ठीक है, तो जो बाद में लिटिगेशन आएंगी वो हमारी सॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए ये एडवाइस वाला सिस्टम होता है। और ऐसा नहीं है कि हाँ वहां पे ऐसे चलता है कि तूने एडवाइस दे दी मैं नहीं मानूंगी। भाई वो पूरा इंडिया का लीगल सिस्टम संभाल रहे हैं। अक्सर जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है ना वो मान ही लेते हैं। क्यों? वो एडवाइस वाला सिस्टम चल रहा है, लॉ बनाना चाह रहे हैं। लॉ बनाना सिंपल बात नहीं होती है, पूरा इंडिया गवर्न करने वाले हो आप लॉ बना के। तो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट को लॉ की ज्यादा नॉलेज होती है, तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपनी सजेशन, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कुछ अपनी सजेशंस देते हैं कि इस लॉ में आप ये चेंज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। और अक्सर हमारा प्रेसिडेंट वो सजेशंस को मानता ही है, क्योंकि बाद में हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। वो जो डिसीजन सुनाएगी वही फाइनल होगा। हम ऐसा लॉ बना दे, बाद में सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि ठीक है इसे चेंज करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को चेंज करना ही पड़ेगा। ओके। एंड सेकंड रीजन क्या है आपका ये प्रोविजन रखने का? कैन मेक सुटेबल चेंजेस। अब वही बोला, सुप्रीम कोर्ट की सजेशन के बाद आप सुटेबल चेंजेस कर सकते हो उस लॉ को पास करने से पहले, इसीलिए ये प्रोविजन लाई गई है। बट इतनी बात याद रखना, ना ही सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो एडवाइस दे, और ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो इस एडवाइस को माने ही। ठीक है, ये बात याद रखना है यहाँ पे। लास्ट जुरिस्डिक्शन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का है वो है रिव्यू जुरिस्डिक्शन। अब रिव्यू जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही डिसीजंस को दोबारा रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट हमारी फाइनल अथॉरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट, मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुना दे वो फाइनल हो जाता है। पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाती है ना उसे दोबारा रिव्यू भी कर सकती है, बट एक टाइम पीरियड के अंदर। वो टाइम बाउंड है। क्या टाइम पीरियड है? 30 डेज। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास 30 डेज के अंदर अंदर आप दोबारा अपील कर देते हो उस केस को लेके, तो वो उस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 30 डेज ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर। अब मैम अगर 30 डेज के बाद जो डिसीजन आ गया, क्या वो फाइनल है? नहीं, एक और मौका दिया जाता है, लास्ट चांस जिंदगी में मिला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, आप उसके बाद अगर आपको यहाँ से भी सेटिस्फेक्शन है, आप लास्ट टाइम एक बार फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यूरेटिव पिटीशन। इस पिटीशन में फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर दिया है, सारे फैक्ट्स वगैरह खोल दिया। तो क्या मैम सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन सुना दिया कि ठीक है इसको फांसी की सजा दे दो, बट मैं मरना नहीं चाहती हूँ, तो मैं 30 डेज के अंदर दोबारा अपील कर दूंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना वेला बैठा है कि वो दोबारा अपील खोल के बैठ जाएगा, आपका केस खोल के बैठ जाएगा? इतने केस है, इतने लंबे लंबे चलते हैं, दोबारा आप किसी किसी का दिल करेगा केस खोलने का? तो किस सिचुएशंस में ये केस खोले जाते हैं? अगर कोई आप मटेरियल फैक्ट निकाल के लेके आ जाओ, उस केस में ये केस दोबारा खोले जाते हैं। अब जैसे हम अपने रिसेंट केस की एग्जांपल लें, जैसे अपना ये कोलकाता डॉक्टर रेप केस चल रहा है, उसकी अगर मैं एग्जांपल लूं, इसमें मैं किसी भी पर्सन का नाम नहीं लूंगी, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। कोलकाता डॉक्टर रेप केस हमारा चल रहा है ना, अभी वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचो डिसीजन सुना दिया, और ये एक एक्स पर्सन है हमारा, ये है हमारा एक्स पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्स पर्सन है ना, ये बेकसूर है, इसे जाने दो। केस बंद नहीं किया, बट उसने इतना बोल दिया कि ये एक्स पर्सन बेकसूर है, केस अभी भी या फिर ऐसे लेट से कर लो कि ऐसे उन्होंने बोल दिया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा हो गया है, ठीक है? तो कोई भी ऐसे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट मत करना, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि लेट से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्स पर्सन है ये बेकसूर है, ये जो वाई पर्सन है ना ये हमारा कसूरवार था, इसे सजा सुना दी, हैंग टिल द डेथ। ठीक है? अब कुछ टाइम बाद, 30 डेज का टाइम पीरियड है ना, लेट्स से 20 डेज के अंदर अंदर पुलिस को ऐसा सबूत मिला, लेट्स से ऐसी वीडियो मिली जहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स पर्सन ही कसूरवार है मेन। वाई पर्सन तो चलो है ही है, एक्स भी है कसूरवार। तो ये जो मटेरियल फैक्ट हो गया ना भाई, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये भी हमारा कसूरवार है, इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और ये जो एक्स पर्सन है, ये जो इसकी वीडियो है, ये हमें पहले नहीं थी मिली। ठीक है? दो केसेस होने चाहिए कि एक तो आपको मटेरियल फैक्ट मिल गया है, उस केस में ये केस रीओपन होगा, या फिर आपको जो फैक्ट मिला है, मटेरियल फैक्ट मिला है, वो आपने पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी, उस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आपको वो फैक्ट नहीं मिल पाया। अगर ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होगी तभी आपका केस दोबारा खुलता है। फर्स्ट क्या है, जो मटेरियल फैक्ट मिला है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो केस की काया पलट कर देगा, ऐसा फैक्ट मिला है आपको। और ये जो फैक्ट है ना, ये वाला फैक्ट आपको पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके नहीं मिला था, अब मिला है। तो इस केस में आपका जो केस है वो रीओपन हो जाएगा। ठीक है? समझे? रिव्यू जुरिस्डिक्शन का मतलब था हमारा ये। और यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की सारी जुरिस्डिक्शन खत्म होती हैं। कितनी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास? 4 जुरिस्डिक्शन है। हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन एंड रिव्यू जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक और पावर है। कौन सी पावर है? टॉप कोर्ट, मतलब कि फाइनल डिसीजन। सिंपल सी बात थी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुना देता है वो हमारा फाइनल डिसीजन होता है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। माई बाप है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स खत्म हो जाती है। ठीक है? फिर से एक बार हम अपनी हायरार्की देखते हैं, क्या हायरार्की थी हमारी कोर्ट सिस्टम की। सबसे पहले हमारे पास आता है हाई कोर्ट, देन उससे अच्छा, ये दूसरी हायरार्की है। यहाँ पे समझो, सबसे पहले हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं हमारे सबोर्डिनेट कोर्ट। अब सबोर्डिनेट कोर्ट में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है? सिविल कोर्ट होते हैं और हमारे पास कौन से होते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब हम चलेंगे अपने हाई कोर्ट के ऊपर। उससे पहले एक बार मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा देती हूँ कि टेक्स्ट में आपके क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने चीजें हाईलाइट कर ली थी, उसके बाद हमारे पास आए थे पावर्स। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री एंड इट्स डिसीजन आर फाइनल। फर्स्ट हमारा पावर थी। अभी आगे जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इट कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स देमसेल्व्स। वही मैंने आपको एग्जांपल बताई कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, या आपस में दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो इसे ये खत्म कर सकता है। रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? इफ समवन फील्स देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द हेल्प। ठीक है? एपिलेट जुरिस्डिक्शन हमारा कौन सा होता है? इट हेयर्स अपील अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट ने आपके डिसीजंस बनाए हैं उसके अगेंस्ट जो अपील है उसे सुन सकता है। आप हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। देन आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इट कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर एडवाइस दे सकता है। लास्ट वन इज रिव्यू जुरिस्डिक्शन। रिव्यू जुरिस्डिक्शन मतलब कि ये अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। उसका क्या आपकी सिचुएशन रहनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। टाइम पीरियड क्या रहता है? 30 डेज का रहता है। अगर उस 30 डेज के बाद ही आप दोबारा अपील करना चाहते हो तो कौन सा आता है? क्यूरेटिव पिटीशन आता है आपका। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सुप्रीम कोर्ट। अब हम ये अभी आपको सुबह मॉर्निंग क्लास मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की, इसके बाद शाम शाम को मैं दोबारा दूसरी क्लास अपलोड करूंगी जिसमें हम अपना हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स खत्म कर लेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।